तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा जी द्वारा यह लिखा गया है। ये एक संस्मरण है, ठीक है। इसके पहले वाला चैप्टर भी एक संस्मरण था, ये भी एक संस्मरण है। तो सबसे पहले मैं आपको एक समरी बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर में क्या है नहीं है एक बार समरी हम बताएंगे, उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर हम आपके लिए पढ़ देंगे, ठीक है। वीडियो को सिर्फ आपको 2 बार सुन लेना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित। सुभद्रा लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी बचपन की सखी वीर रस की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान से जुड़ी अपनी समस्त स्मृतियों का वर्णन किया है, ठीक है। स्मृति मतलब बचपन की यादें। अपने संस्मरण में उन्होंने सुभद्रा जी की के सभी गुणों और प्रतिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बचपन से और वर्तमान समय अर्थात युवावस्था तक आते आते के बीच जैसे जैसे दूरी का समय बढ़ता जाता है वैसे मनुष्य की स्मृतियां धुंधली होती चली जाती हैं। हमारे स्मृति पटल पर केवल उन्हीं लोगों के स्मृति चिन्ह स्पष्ट रह जाते हैं जिनसे हमारा बहुत आत्मीय संबंध होता है। शेष लोगों को हम भूल जाते हैं। आपको भी अपने जीवन में सबको याद नहीं होगा, लेकिन जो लोग आपसे करीब होंगे उनके बारे में आपको याद होगा। बहुत याद दिलाने पर उनका चित्र हमारे स्मृति पटल पर स्पष्ट नहीं होता है। उनके विषय में याद करना हमारे लिए कठिन होता है। लेखिका के ऐसे ही अविस्मरणीय चित्रों में से सबसे प्रथम स्थान सुभद्रा कुमारी चौहान का है। इतने वर्षों बाद भी उनसे जुड़ी हर याद लेखिका के मन में ज्यों की त्यों विद्यमान है, पूरी तरह से स्पष्ट और सजीव है। लेखिका और सुभद्रा कुमारी चौहान की मुलाकात क्रॉसवेल्थ स्कूल में हॉस्टल में हुई थी। उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान कक्षा 7 में पढ़ती थी और लेखिका कक्षा 5 की छात्रा थी। लेखिका को उस समय कविता लिखने का शौक था। यही शौक उनकी मित्रता की भी वजह बना। लेखिका के कविता लेखन की बात को उन्होंने पूरे हॉस्टल में भी इस भांति बताया जैसे लेखिका ने कोई अपराध किया हो। इससे वह रोने को आ गई, किंतु वास्तविकता ज्ञात होने पर दोनों में मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान का शब्द चित्र बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी भावनाओं ने उन्हें असाधारण बना दिया था। उनके गुणों को एक एक करके देखने पर उनमें कुछ विशिष्ट दिखाई नहीं देता था, किंतु समग्र रूप में उनके गुणों को दृष्टि से अधिक हृदय से अधिक ग्रहण करती थी। वीर गीतों की लेखिका मझौले कद की और बहुत अधिक दुबली पतली थी। उनका चेहरा गोल, माथा चौड़ा, सीधी बांह, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, मुस्कुराते हुए होंठ और इनकी दृढ़ता का परिचय देती ठुड्डी, ये सब उनके कोमल, उदार और अत्यंत निश्चल भारतीय नारी के स्वभाव का परिचय देते हैं। वह अत्यंत हंसमुख थी। उनके संपर्क में आने वाली व्यक्ति स्वतः हंसना सीख जाता था। वह अक्सर लेखिका को अपने बचपन की एक घटना सुनाती थी, जिसके अनुसार वह श्री कृष्ण से मिलने के लिए देर रात तक जंगल में गोपी बनी घूमती रही। उनके घरवाले उन्हें ढूंढते हुए घर ले आए थे। अपने लक्ष्य पथ पर अडिग रहना और सब कुछ हंसते हुए सहना उनका स्वभावगत गुण था।
सुभद्रा अब कक्षा 8 में थी। तभी उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण सिंह जी से हो गया और वह अपनी ससुराल चली गई। सुभद्रा ने भी अपनी पति के पद चिन्हों का अनुसरण किया और अनेक बार जेल भी गई। घर और कारागार का क्रम विवाह से आरंभ होकर अंत तक चलता रहा। अपने छोटे बच्चों को वह अपने पास जेल में रखती थी और बड़े बच्चे बाहर रहते थे। इस भांति अपने बच्चों से दूर रहने के लिए बहुत धर्म और साहस की आवश्यकता होती है। उनमें सुभद्रा में हीन भावना नहीं थी। वह कविता लिखने के साथ गोबर के कंडे पाथती थी, घर के सभी कार्य निपटाती थी। लेखिका और उनमें अक्सर गोबर से लिपने की प्रतियोगिता होती थी, किंतु निर्णायक न होने के कारण प्रतियोगिता के परिणाम सदैव अघोषित रह जाते थे। सुभद्रा ने अपने आंगन में अनेक प्रकार के पौधे लगा रखे थे। सुभद्रा ने ऐसे संघर्षों के मध्य से अपना मार्ग बनाया जो किसी भी व्यक्ति को कठोर और सख्त बना सकता था। लेकिन इन सब भावनाओं से सुभद्रा अछूती रही। नारी अपने अंदर के वीर भाव और रौद्र रूप को केवल अपने अस्तित्व निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए या अपनी कल्याणकारी सृष्टि की रक्षा के लिए धारण करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन किसी क्षणिक उत्तेजना से प्रेरित होकर आगे नहीं बढ़ा, अपितु उनके स्वभावगत गुणों और विस्तृत सोच से प्रेरित होकर आगे बढ़ा था। साथ ही उनकी कविताएं भी कभी एक ही लीक पर नहीं चली। उनकी कविताएं भी सुभद्रा के हृदय से उपजे भावों और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम थी। वह थक कर बैठने वाली में से नहीं थी, बल्कि उस मधुमक्खी के समान है जो सभी प्रकार के फूलों से समान रूप से रस इकट्ठा करके शहद तैयार कर लेती है। उसी प्रकार उनके सभी कोमल, कठिन, सहनीय और असहनीय अनुभवों का परिणाम सभी के लिए समान था। उस समय स्त्री के अस्तित्व को पति से स्वतंत्र नहीं माना जाता था, अर्थात स्त्री को पुरुष की परछाई समझा जाता था। ऐसे समय में उनका मानना था कि आत्मा स्वतंत्र है और उसका व्यक्तित्व अलग है, फिर चाहे वह पुरुष के शरीर में निवास करे अथवा स्त्री के में। वह व्यक्ति को बांधने वाले सभी बंधनों को देश व समय के अनुसार बदलने के लिए कहती थी। उनका मानना था कि यदि बंधनों में बदलाव नहीं किया जाएगा तो वह व्यक्ति के विकास में बाधा पहुंचाएंगे। उस समय स्त्री को परंपराओं के पालन के लिए विवश किया जाता था, किंतु उन्होंने इस परंपराओं को तोड़ा। उन्होंने अपनी कहानियों में अनेक ऐसे पहलुओं को उभारा है जिसके अंत हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से अपनी प्रतिभा को निखारा। उन्होंने एक मित्र के रूप में अपने पति का साथ दिया और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। अपनी पुत्री के विवाह के समय उन्होंने कन्यादान करने की प्रथा का विरोध किया। स्वतंत्रता के पश्चात भी उन्होंने अभाव और पीड़ा के विरुद्ध अपने संघर्षों को जारी रखा। बापू के अस्थि विसर्जन के दिन हुई सभा में हरिजनों को स्थान दिलाने के बाद ही उन्होंने सभा में स्थान ग्रहण किया। सुभद्रा के सरल स्वभाव ने लेखिका के हृदय में ऐसी अमिट रेखा खींची जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेखिका बचपन से ही गंभीर थी, किंतु सुभद्रा पर उनकी इस गंभीरता का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वह सदैव लेखिका के साथ मुक्त भाव से रहा करती थी।
उनके आगमन पर लेखिका की सेविका भक्तिन ही उन पर आदेश चलाने लगती। सुभद्रा जब भी प्रयाग आती, लेखिका के लिए कोई ना कोई उपहार अवश्य लाती थी, और जब कभी वह प्रयाग नहीं उतर पाती थी तो वह लेखिका को मिलने के लिए स्टेशन बुला लिया करती थी, और वही उन्हें उपहार स्वरूप लाई हुई चूड़ियां भेंट करती थी। जब कभी लेखिका और सुभद्रा साथ होती, हंसी का माहौल बना रहता। सुभद्रा और लेखिका सम्मेलनों में साथ ही भाग लेती थीं, लेकिन जब महादेवी ने कवि सम्मेलन में जाने से मना कर दिया तो उन्होंने कभी भी लेखिका को इसके लिए विवश नहीं किया। उस समय में आज की तरह साहित्य जगत में व्यक्तिगत स्पर्धा और ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं था। सुभद्रा जी अन्य साहित्यकारों के गुणों के मूल्यांकन के प्रति सदैव उदार रहती थी। स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उन्होंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। वसंत पंचमी के दिन सुभद्रा ने इस संसार से विदा ली। उनकी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद भी वह इस धरती पर समाधि के रूप में रहना चाहती थी और उनकी समाधि पर मेला लगे। मृत्यु के बाद भी उनके मुख पर वही मधुर मुस्कान थी। अभी जो हम आपके लिए पूरा पढ़े थे तो ये इस चैप्टर का सार था, समरी था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस दिया जाए, क्वेश्चन आंसर्स दिया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाए, सॉल्व सैम्पल पेपर दिया जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिया जाए, ठीक है, इसके साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस दिया जाए, तो ये जो नंबर है 9051378712, आप इसमें कॉन्टैक्ट करिए, आपको सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर के तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हम आपके लिए एक बार रीड आउट करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इसको सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि चैप्टर के अंदर क्या है, फिर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर्स है आराम से आप कर पाएंगे। आइए, यहाँ पे दो लोगों की बातें हैं। प्रथम, सुनो, क्या तुमने कोई कहानी पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। अच्छा, किसी दीवार पर बने चित्र को देखा है? वह भी देखा है। क्या रेखा चित्र पढ़ा भी है? नहीं। शब्दों के माध्यम से जब किसी चित्र का आभास होता है या आंखों के सामने चित्र उभरने लगते हैं, उसे रेखा चित्र कहते हैं। और इसी तरह किसी व्यक्ति अथवा जीव जंतु के बारे में जब कोई आत्मीय प्रस्तुति की जाती है तो वह संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहलाता है। अच्छा, तो इसके बारे में विस्तार से बताइए। जरूर। इस संवाद से स्पष्ट होता है कि इस पाठ में हम एक नई विधा संस्मरणात्मक रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। चित्र रंग और ब्रश से बनाए जाते हैं, किंतु जब वही चित्र शब्दों के माध्यम से बनाए जाते हैं तो और उससे जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है तो उस विधा को शब्द चरित चित्र या रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सुभद्रा कुमारी चौहान में सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन, कर्म और उनके सामाजिक जीवन के संघर्षों का वर्णन किया गया है, इसलिए यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र की श्रेणी में आएगा। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, हर एक चैप्टर पढ़ने का, हर एक पाठ पढ़ने का हमारा कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे आप। इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की भावगत और शिल्पगत विशेषताओं पर टिप्पणी कर सकेंगे। राष्ट्र और समाज के विकास के लिए कर्तव्य भाव, राष्ट्र चेतना जैसे अनेक मूल्यों को आत्मसात कर उन्हें प्रस्तुत कर सकेंगे। आत्मबोध, विश्लेषण, निर्णय क्षमता
और आलोचनात्मक चिंतन का अपने जीवन में उपयोग कर उनका उल्लेख कर सकेंगे। अपने संपर्क में आए व्यक्तियों की विशिष्टताओं का मूल्यांकन कर उन पर रेखा चित्र लिख सकेंगे। ठीक है, इस पाठ में आप प्रखर रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ेंगे और उनके जीवन के विविध पहलुओं से परिचित होंगे। आपकी सहायता के लिए कठिन शब्दों के अर्थ मूल पाठ के साथ दिए जा रहे हैं। आइए इस पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का फोटो है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग मूल पाठ पढ़ें, कुछ शब्दार्थ कठिन शब्दों के अर्थ आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको पाठ को पढ़ने में समझने में हेल्प करेगा। शैशवकालीन बचपन का समय, अतीत बीता हुआ समय, प्रत्यक्ष समक्ष, सख्य मित्र, धुंधली अस्पष्ट, विद्यार्थिनी शिक्षा ग्रहण करने वाली, स्वीकृति सहमति। आगे देखिए, कटु तिक्त कड़वा तीखा, अन्वेषिका खोज करने वाली, कृश क्रमजोर, भावनाथ भावपूर्ण, तृप्ति संतुष्टि, संक्रामक झूठ फैलाने वाला, अडिग पद से न डिगने वाला, सनद तैयार, प्राप्य मिलने योग्य, कारागार जेल, विस्मय आश्चर्य, अनुकूल माफिक, हीनता हीन भावना, ग्रंथि गांठ। ठीक है, और भी वर्ड्स है, लिख लीजिए। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो शब्दार्थ भी बहुत सारे होंगे। मानसिक बौद्धिक, तन्मयता तल्लीनता, विशेषज्ञ जानकार माहिर, मध्यस्थ बिचौलिया, एकांत अकेले में, अनाहुत बिन बुलाए, अनिमंत्रित, अनुदार कठोर, संकीर्ण, सृजनशीला रचनात्मक, छत वृक्ष नष्ट घायल, ममतामयी माता से बच्चे के प्रति स्नेह, माता का बच्चे के प्रति स्नेह, वात्सल्य प्रेम स्नेह संतान के प्रति, क्षणिक क्षण भर स्थिर रहने वाला अस्थायी, उत्तेजना भावावेश, अंतर व्यापिनी अंदर फैला हुआ, तारतम्य क्रम या सिलसिला, देश कालानुसार स्थान और समय के अनुरूप, नियत तय, अकरणीय न करने योग्य, संकीर्ण संकरा या तंग, अभाव कमी। और देखिए, उग्रता भीषण या भयानक होने का भाव, विश्ववंद संसार में वंदनीय, शुद्ध नाराज, औचित्य उचित होने का भाव, त्रुटियां गलतियां, पार्थिव काया देह या पृथ्वी से उत्पन्न, नीलम फलक चित्रशाला चित्र बनाने या लगाने का स्थान, उल्लू उलल खिला हुआ, अद्भासित प्रकाशित या चमकता हुआ, तृप्ति संतुष्ट होने का भाव, संक्रामक छूत फैलाने वाला, अनुगामिनी पीछे चलने वाली, उल्लंघन अवज्ञा करना, अवशेष बचा हुआ या शेष भाग, अर्धांगिनी पत्नी, पाश्विक पशुवत आचरण करने वाला,
मर्म व्यथा, मन ताप, उद्धारक, उद्धार या सहायक करने वाला। ठीक है, आगे देखिए और भी शब्दार्थ है। वार्धक्य, वृद्धावस्था, स्मृति, यादें, अन्वेषिका, शोध करने वाली, अभियुक्त, मुलजिम, जिस पर आरोप लगा हो, वक्र, टेढ़ा, कुटिल, प्रकृति दत्त, सहज स्वाभाविक गुण, कुदरत द्वारा प्राप्त। आगे देखिए, गोठिल, कुंठित करना, उत्फुल्ल, आनंद युक्त, सजल, आंसू युक्त, उद्भासित, प्रकाशित, कृश, देहयष्टि, कमजोर, शारीरिक बनाव या कमजोर कदकाठी, संक्रामक, तेजी से फैलने वाला, तृप्ति, संतुष्टि, लकुटी, छड़ी, छोटा डंडा, मंगल, कणकण, शुभ, कल्याणकारी, आभूषण, रणकंकण, युद्ध का आभूषण, मर्म व्यथा, हृदय का भाव, पुष्प, शया, फूलों की तेज, तन्मयता, लीन होना, मध्यस्थता, बीच का, अनाहुत, अनिमंत्रित, अनुदार, संकीर्ण, सृजनशीला, रचने वाली, बनाने वाली, छत विशत, लहूलुहान, घायल, उदात्त, श्रेष्ठ, महान, उत्स, स्रोत, मधुमक्षिका, शहद की मक्खी, परिपाक, पूर्ण विकास, यथार्थवादिनी, सत्यानुयायी, सत्य बोलने वाली, अनुगामिनी, आज्ञाकारिणी, पीछे चलने वाली, अर्धांगिनी, पत्नी, सधर्मिणी, महियसी, उदार मन वाली, धरती के समान, सहन शक्ति वाली, शुद्ध, उद्विग्न, अशांत, क्षोभ युक्त, सहिष्णु, सहनशील, क्षमाशील, मूल्यांकन, समीक्षा, गुणदोष, विवेचन, श्यामल, सांवला, श्याम रंग वाला, उज्जवल, स्वच्छ, निर्मल, सफेद। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सारा शब्दार्थ हम आपको एक बार बता दिए, काफ़ी सारे थे। ठीक है, एक जगह आप अगर लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। आइए अब हम लोग मूल पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग मूल पाठ पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे शैशवकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान के बीच समय प्रवाह का पाठ ज्यों-ज्यों चौड़ा होता जाता है, त्यों तो हमारी स्मृति में अनजाने ही एक परिवर्तन लक्षित होने लगता है। शैशव की चित्रशाला के जिन चित्रों से हमारा रागात्मक संबंध गहरा होता है, उनकी रेखाएं और रंग इतना स्पष्ट और चटकीले होते चलते हैं कि हम वार्धक्य की धुंधली आंखों से भी उन्हें प्रत्यक्ष देखते रह सकते हैं। पर जिनसे ऐसा संबंध नहीं होता, वे फीके होते होते इस प्रकार स्मृति से धुल जाते हैं कि दूसरों के स्मरण दिलाने पर भी उनका स्मरण कठिन हो जाता है। मेरे अतीत की चित्रशाला में बहिन सुभद्रा से मेरे सख्य का चित्र पहली कोटि में रखा जा सकता है, क्योंकि इतने वर्षों के उपरांत भी उसकी सब रंग रेखाएं अपनी सजीवता में स्पष्ट हैं। एक 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी एक 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी से प्रश्न करती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि आपको लग रहा होगा टफ। हम इसीलिए सारा वर्ड मीनिंग्स पहले लिखवा दिए थे। ठीक है, तो वो वर्ड अगर आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को बैक करके पहले वो वर्ड मीनिंग्स एक पेपर में लिख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो उसको वर्ड मीनिंग्स के संग मिलाते रहिएगा।
तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत खुद से मेहनत हम आप चाहते हैं कि आप करें, ताकि इससे क्या होगा ना कि आप अच्छे से खुद से दिमाग लगा के अच्छे से आंसर कर पाएंगे। एक 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी एक 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी से प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरी ने सिर हिलाकर ऐसी अस्वीकृति दी जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गए थे। प्रश्न करने वाली ने इस स्वीकृति अस्वीकृति की संधि से खींचकर कहा, तुम्हारी क्लास की लड़कियां तो कहती हैं कि तुम गणित की कॉपी तक में कविता लिखती हो, दिखाओ अपनी कॉपी। और उत्तर की प्रतीक्षा में समय नष्ट न कर वह कविता लिखने की अपराधिनी को हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने उसके कमरे में डेस्क के पास ले गई। नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी को छिपाना संभव नहीं था, अतः उसके साथ अंकों के बीच में अनधिकार सिकुड़कर बैठी हुई तुकबंदियां अनायास पकड़ में आ गईं। इतना दंड ही पर्याप्त था, पर इससे संतुष्ट न होकर अपराध की अन्वेषिका ने एक हाथ में चित्र विचित्र कॉपी थामी और दूसरे में अभियुक्ता की उंगलियां कसकर पकड़ी, और वह हर कमरे में जा जाकर इस अपराध की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। उस युग में कविता रचना अपराधों की सूची में थी। कोई तुक जोड़ता है, यह सुनकर ही सुनने वालों की मुख की रेखाएं इस प्रकार वक्र कुंचित हो जाती थीं, मानो उन्हें कोई कटु तिक्त पेय पीड़ना पड़ा है। ऐसी स्थिति में गणित जैसी गंभीर महत्वपूर्ण विषय के लिए निश्चित पन्नों पर तुक जोड़ना अक्षम्य अपराध था, जिसे माफ न किया जा सके। इससे बढ़कर कागज का दुरुपयोग और विषय का निरादर और हो ही क्या सकता था। फिर जिस विद्यार्थी की बुद्धि अंकों के बीहड़ वन में पग पग उलझती है, उससे तो गुरु यही आशा रखता है कि वह हर सांस को अंक जोड़ने घटाने की क्रिया बना रहा होगा। यदि वह सारी धरती को कागज बनाकर प्रश्नों को हल करने के प्रयास से नहीं भर सकता, तो उसे कम से कम 150 पृष्ठ सही न सही तो गलत प्रश्न उत्तर से भर लेना चाहिए। तब उसकी भ्रांत बुद्धि को प्रकृतिदत्त मानकर उसे क्षमादान का पात्र समझा जा सकता है। पर जो तुकबंदी जैसे कार्य से बुद्धि की धार गोठिल कर रहा है, वह तो पूरी शक्ति से दुर्बल होने की मूर्खता करता है। अतः उसके लिए न सहानुभूति का प्रश्न उठता है और न क्षमा का। मैंने होंठ भींचकर न रोने का जो निश्चय किया, वह न टूटा तो न टूटा। अंत में मुझे शक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण देख सुभद्रा जी ने उत्फुल्ल भाव से कहा, अच्छा तो लिखती हो, भला सवाल हल करने में 1 2 3 जोड़ लेना कोई बड़ा काम है। मेरी चोट अभी दुख रही थी, परंतु उनकी सहानुभूति और आत्मीय भाव का परिचय पाकर आंखें सजल हो गई। तुमने सबसे क्यों बताया का सहसा उत्तर मिला, हमें भी तो यह सहना पड़ता है। अच्छा हुआ अब 2 साथी हो गए। बहन सुभद्रा का चित्र बनाना कुछ सहज नहीं है, क्योंकि चित्र की साधारण जान पड़ने वाली प्रत्येक रेखा के लिए उनकी भावना की दीप्ति संचारिणी दीप शिखेव बनकर उसे असाधारण कर देती है। एक एक करके देखने से कुछ भी विशेष नहीं कहा जाएगा, परंतु सबकी समग्रता में जो उद्भासित होता है, उसे दृष्टि से अधिक हृदय ग्रहण करता था। मझौले कद तथा उस समय की कृष देहयष्टि
में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था जिसकी हम वीर गीतों की कवित्री में कल्पना करते हैं। कुछ गोलमुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रिकुटियाँ, बड़ी और भावनता स्नात आँखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमाकर गढ़े हुए से होंठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था, उसका पता तो तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित लक्ष्य के बीच कोई बाधा आ उपस्थित होती थी। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, कहने वाली की हंसी निश्चय ही असाधारण थी। माता की गोद में दूध पीता बालक जब अचानक हंस पड़ता है, तब उसकी दूध से धुली हंसी में जैसी निश्चिंत तृप्ति और सरल विश्वास रहता है, बहुत कुछ वैसा ही भाव सुभद्रा जी की हंसी में मिलता था। वह संक्रामक भी कम नहीं थी, क्योंकि दूसरे भी उनके सामने बात करने से अधिक हंसने को महत्व देने लगते थे। वे अपने बचपन की एक घटना सुनाती थी। कृष्ण और गोपियों की कथा सुनकर एक दिन बालिका सुभद्रा ने निश्चय किया कि वह गोपी बनकर ग्वालों के साथ कृष्ण को ढूंढने जाएगी। दूसरे दिन वह लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के झुंड के साथ कीकर और बगबूल से भरे जंगल में पहुंच गई। गोधूली बेला में चरवाहे और गायें तो घर की ओर लौट गए, पर गोपी बनने की साध वाली बालिका कृष्ण को खोजती ही रह गई। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कटीली झाड़ियों में कपड़े उलझकर फट गए, प्यास से कंठ सूख गया और पसीने पर धूल की परत जम गई। पर वह धुनवाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई। रात होते देख घर वालों ने उन्हें खोजना आरंभ किया और ग्वालों से पूछते पूछते अंधेरे करील वन में उन्हें पाया। अपने निश्चित लक्ष्य पथ पर अडिग रहना और सब कुछ हंसते हंसते सहना उनका स्वभावजात गुण था। क्रॉसवेल्थ गर्ल्स कॉलेज में जब वे 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थीं, तभी उनका विवाह हुआ और उन्होंने पति गृह के लिए प्रस्थान किया। स्वतंत्रता के युद्ध के लिए सन्नद्ध सेनानी पति को वे विवाह से पहले देख भी चुकी थीं और उनके विचारों से भी परिचित थीं। उनसे यह छिपा नहीं था कि नववधू के रूप में उनका जो प्राप्य है, उसे देने का न पति को अवकाश है, न लेने का उन्हें। वस्तुतः जिस विवाह में मंगल कणकण ही रण कणकण बन जाए, उसकी गृहस्थी भी कारागार में ही बसाई जा सकती थी, और उन्होंने बसाई भी वहीं। पर इस साधना की मर्म व्यवस्था को वही नारी जान सकती है जिसने अपनी दहली पर खड़े होकर भीतर के मंगल चौक पर रखे मंगल कलश, तुलसी चौरे पर जलते हुए घी से दीपक और हर कोने से स्नेह भरी बाहें फैलाए हुए अपने घर पर दृष्टि डाली हो, और फिर बाहर के अंधकार, आंधी और तूफान को तौला हो, और तब घर की सुरक्षित सीमा पार कर उसके सुंदर मधुर आवाहन की ओर से पीठ फेर कर अंधेरे रास्ते पर कांटों से उलझती चल पड़ी हो। उन्होंने हंसते हंसते ही बताया था कि जेल जाते समय उन्होंने इतनी अधिक फूल मालाएं मिल जाती थीं कि वे उन्हीं का तकिया बना लेती थीं और लेटकर पुष्पशैया से के सुख का अनुभव करती थीं। एक बार भाई लक्ष्मण जी सिंह जी ने मुझसे सुभद्रा जी की स्नेह भरी शिकायत की। इन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा,
सुभद्रा जी ने अर्थ भरी हंसी में उत्तर दिया था, इन्होंने पहले ही दिन मुझसे कुछ मांगने का अधिकार मांग लिया था। महादेवी यह ऐसे ही होशियार है, मांगती तो वचन भंग का दोष पड़ता, नहीं मांगा तो इनके अहंकार को ठेस लगती है। घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता ही रहा। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़े को बाहर रखकर वे अपने मन को कैसे संयत रख पाती थी, यह सोचकर विस्मय होता है। कारागार में जो संपन्न परिवारों की सत्याग्रही माताएं थीं, उनके बच्चों के लिए बाहर से न जाने कितना मेवा मिष्ठान आता रहता था। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों में जेल जीवन का ए और सी क्लास सामान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मिल सका, तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कैदियों से थोड़ी सी अरहर की दाल ली और उसे तवे पर भूनकर बालिका को खिलाया। घर आने पर भी उनकी दशा द्रोणाचार्य जैसी होती जाती थी, जिन्हें दूध के लिए मचलते हुए बालक अश्वत्थामा को चावल के घोल से सफ़ेद पानी देकर बहलाना पड़ता था। पर इन परीक्षाओं में से उनका मन न कभी हारा, न उसने परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया। उनके मानसिक जगत में हीनता की किसी ग्रंथ के लिए कभी अवकाश नहीं रहा। घर से बाहर बैठकर वे कोमल और ओज भरे छंद लिखने वाले हाथों से गोबर के कंडे पाथती थीं। घर के भीतर तन्मयता से आंगन लीपती थीं, बर्तन मांजती थीं। आंगन लीपने की कला में मेरा भी कुछ प्रवेश था, अतः हम दोनों प्रतियोगिता के लिए आंगन में भिन्न भिन्न छोरों से लीपना आरंभ करते थे। लीपने में हमें अपने से बड़ा कोई विशेषज्ञ मध्यस्थ नहीं प्राप्त हो सका, अतः प्रतियोगिता का परिणाम सदा अघोषित ही रह गया। पर आज मैं स्वीकार करती हूँ कि ऐसे कार्य में एकांत तन्मयता केवल उसी गृहिणी में संभव है जो अपने घर की धरती को समस्त हृदय से चाहती हो, और सुभद्रा ऐसी ही गृहिणी थी। उस छोटे से अधबने घर की छोटी सी सीमा में उन्होंने क्या नहीं संग्रहित किया। छोटे बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूलों के पौधों की कलियां, ऋतु के अनुसार तरकारियां, गायें, बछड़े आदि आदि बड़ी गृहस्थी की सब सज्जा वह वहाँ विराट दृश्य के छोटे चित्र के समान उपस्थित थी। अपने इस आकार में छोटे साम्राज्य को उन्होंने अपनी ममता के जादू से इतना विशाल बना रखा था कि उसके द्वार पर न कोई अनाहुत रहा और न निराश लौटा। जिन संघर्षों के बीच से उन्हें मार्ग वे किसी व्यक्ति को अनुदार और कटु बनाने में समर्थ थे, पर सुभद्रा के भीतर बैठी सृजनशीला नारी जानती थी कि कांटों का स्थान जब चरणों के नीचे रहता है, तभी वह टूटकर दूसरों को भेदने की शक्ति रखते हैं। परीक्षाएं जब मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को छत विछत कर डालती हैं, तब उनमें उत्तीर्ण होने न होने का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नारी के हृदय में जो गंभीरता, ममता, सजल, वीर भाव उत्पन्न होता है, वह पुरुष के उग्र शौर्य से अधिक उदात्त और दिव्य रहता है। पुरुष अपने व्यक्तिगत या समूहगत राग द्वेष के लिए भी वीर धर्म अपना सकता है और अहंकार की तृप्ति मात्र के लिए भी, पर नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए
या अपनी कल्याण सृष्टि की रक्षा के लिए ही रुद्र बनती है। अतः उसकी वीरता के समकक्ष रखने योग्य प्रेरणाएं संसार के कोश से कम है। मातृशक्ति का दिव्य रक्षक उद्धारक रूप होने के कारण ही भीमाकृत चंडी वत्सला अंबा भी है, जो हिंसात्मक पाश्विक शक्तियों को चरणों के नीचे दबाकर अपनी सृष्टि के मंगल की साधना करती है। आगे देखिए, सुभद्रा में जो ममतामयी मां थी, उसकी वीरता का उत्स भी वात्सल्य ही कहा जा सकता है। न उनका जीवन किसी क्षणिक उत्तेजना से संचालित हुआ, न उनकी ओज भरी कविता वीर रस की घिसी पिटी लीक पर चली। उनके जीवन में जो एक निरंतर निखरता हुआ कर्म का तारतम्य है, वह ऐसी अंतर्व्यापिनी निष्ठा से जुड़ा हुआ है जो क्षणिक उत्तेजना का दान नहीं मानी जा सकती। इसी से जहां दूसरों को यात्रा का अंत दिखाई दिया, वहीं उन्हें नई मंजिल का बोध हुआ। थक कर बैठने वाला अपने न चलने की सफाई खोजते खोजते लक्ष्य पा लेने की कल्पना कर सकता है, पर चलने वाले को इसका अवकाश कहाँ। जीवन के प्रति ममता भरा विश्वास ही उनके काव्य का प्रेरणा है। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। मधुमक्षिका जैसे कमल से लेकर भटकटया तक के रसाल से लेकर आख तक सब मधुर तिक्त एकत्र करके उसने अपनी शक्ति से एक मधु बनाकर लौटाती है। बहुत कुछ वैसा ही आदान प्रदान सुभद्रा जी का था। सभी कोमल कठिन सहय असहय अनुभवों का परिपाक दूसरों के लिए एक ही होता था। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनमें विवेचना की तीक्ष्ण दृष्टि का अभाव था। उनकी कहानियां प्रमाणित करती हैं कि उन्हें जीवन और समाज की अनेक समस्याओं पर विचार किया और कभी अपने निष्कर्ष के साथ और कभी दूसरों के निष्कर्ष के लिए उन्हें बड़े चमत्कारिक ढंग से उपस्थित किया। जब रात्रि का व्यक्तित्व जब स्त्री का व्यक्तित्व उसके पति से स्वतंत्र नहीं माना जाता था, तब वे कहती हैं, मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, फिर चाहे वह स्त्री के शरीर के अंदर निवास करती हो, चाहे पुरुष के शरीर के अंदर। इसी से पुरुष और स्त्री का अपना अपना व्यक्तित्व अलग रहता है। जब समाज और परिवार की सत्ता के विरुद्ध कुछ कहना अधर्म माना जाता था, तब वे कहती हैं, समाज और परिवार व्यक्ति को बंधन में बांधकर रखते हैं। ये बंधन देश कालानुसार बदलते रहते हैं और उन्हें बदलते रहना चाहिए, वरना वे व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के लिए बदले बाधा पहुंचाने लगते हैं। बंधन कितने ही अच्छे उद्देश्य से क्यों ना नियत किए गए हों, है बंधन ही, और जहां बंधन है वहां असंतोष है तथा क्रांति है। परंपरा का पालन ही जब स्त्री का परम कर्तव्य समझा जाता था, तब वे उसे तोड़ने की भूमिका बांधती हैं। चीर परिचित रूढ़ियों और चीर संचित विश्वासों को आघात पहुंचाने वाली हमचलों को हम देखना सुनना नहीं चाहते। हम ऐसी हलचलों को अधर्म समझकर उनके प्रति आंख मीच लेना उचित समझते हैं, किंतु ऐसा करने से काम नहीं चलता। वह हलचल और क्रांति हमें बरबस झकझोरती है और बिना होश में लाए नहीं छोड़ती। अनेक समस्याओं की ओर उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि सहज भाव से कहीं सरल कहानी का अंत भी हमें झकझोर डालता है।
वे राजनीतिक जीवन में ही विद्रोहिणी नहीं रहीं, अपने पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने अपने विद्रोह को सफलतापूर्वक उतारकर उसे सृजन का रूप दिया। सुभद्रा जी के अध्ययन का क्रम असमय ही भंग हो जाने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा तो नहीं मिल सकी, पर अनुभव की पुस्तक से उन्होंने जो सीखा उसे उनकी प्रतिभा ने सर्वथा निजी विशेषता दे दी है। भाषा, भाव, छंद की दृष्टि से नए झांसी की रानी जैसे वीर गीत तथा सरल स्पष्टता में मधुर प्रगति युक्त यथार्थवादिनी मार्मिक कहानियां आदि उनकी मौलिक प्रतिभा के ही सृजन है। ऐसी प्रतिभा व्यवहारिक जीवन को अछूता छोड़ देती तो आश्चर्य की बात होती। पत्नी की अनुगामिनी, अर्धांगिनी आदि विशेषताओं को अस्वीकार कर उन्होंने भाई लक्ष्मण सिंह जी की पत्नी के रूप में ऐसा अभिन्न मित्र दिया जिसकी बुद्धि और शक्ति पर निर्भर रहकर अनुगमन किया जा सके। अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कसकर चर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन आज संभव नहीं है। उस समय बच्चों के लालन पालन में मनोविज्ञान को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था और प्राय सभी माता पिता बच्चों को शिष्टता सिखाने में स्वयं शिष्टता की सीमा तक पहुंच जाते थे। सुभद्रा जी का कवि हृदय यह विधान कैसे स्वीकार कर सकता था? अतः उनके बच्चों को विकास का जो मुक्त वातावरण मिला उसे देखकर सब समझदार निराशा से सिर हिलाने लगे। पर जिस प्रकार यह सत्य है कि सुभद्रा जी ने अपने किसी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए बाध्य नहीं किया, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि किसी बच्चे ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उसकी महियसी माँ को किंचित भी क्षुब्ध होने का कारण मिला हो। उनके वात्सल्य का विधान ही अलिखित और अटूट था। अपनी संतान के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए उनके निकट कोई भी त्याग अकरणीय नहीं रहा। पुत्री के विवाह के विषय में तो उन्हें अपने परिवार से भी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने एक क्षण के लिए भी इस असत्य को स्वीकार नहीं किया कि जातिवाद के संकीर्ण तुला पर ही वर्ग की योग्यता तोली जा सकती है। इतना ही नहीं, जिस कन्यादान की प्रथा का सब मुख भाव से पालन करते आ रहे थे उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की, मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य को दान करने का अधिकार है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? उस समय तक किसी ने, और विशेषतः किसी स्त्री ने, ऐसी विचित्र और परंपरा विरुद्ध बात नहीं कही थी। देश की जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जीवन के वासंती सपने अंगारों पर रख दिए थे, उसकी प्राप्ति के उपरांत भी जब उन्हें सब और अभाव और पीड़ा दिखाई दी, तब उन्होंने अपने संघर्षकालीन साथियों से भी विद्रोह किया। उनकी उग्रता का अंतिम परिचय तो विश्व वंद्य बापू के अस्थि विसर्जन के दिन प्राप्त हुआ। वे कई सौ हरिजन महिलाओं के जुलूस के साथ साथ 7 मील पैदल चलकर नर्मदा किनारे पहुंची, पर अन्य संपन्न परिवारों की सदस्यां मोटरों पर ही जा सकें। जब अस्थि प्रवाह के उपरांत संयोजित सभा के घेरे में इन पैदल आने वालों को स्थान नहीं दिया गया, तब सुभद्रा जी का क्षुब्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। उनका छात्र धर्म तो किसी प्रकार की अन्याय के प्रति क्षमाशील हो ही नहीं सकता था। जब उन हरिजनों को उनका प्राप्य दिला सकी तो तभी वे स्वयं सभा में सम्मिलित हुए।
7वीं और 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनियों के सख्य को सुभद्रा जी के सरल स्नेह ने ऐसी अमिट लक्ष्मण रेखा से घेर कर सुरक्षित रखा कि समय उस पर कोई रेखा नहीं खींच सका। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण मैं अनायास ही सबकी देखरेख और चिंता की अधिकारिणी बन गई थी। परिवार में जो मुझसे बड़े थे उन्होंने भी मुझे ब्रह्मसूत्र की मोटी पोथी में आंख गड़ाए देखकर अपनी चिंता की परिधि से बाहर समझ लिया था। पर केवल सुभद्रा पर न मेरी मोटी पोथियों का प्रभाव पड़ा और न मेरी समझदारी की। अपने व्यक्तिगत संबंधों में हम कभी कौतूहली बाल भाव से मुक्त नहीं हो सके। सुभद्रा के मेरे घर आने पर भक्तिन तक मुझ पर रौब जमाने लगती थी। क्लास में पहुंचकर वह उनके आगमन की सूचना इतने ऊंचे स्वर में इस प्रकार देती कि मेरी स्थिति विचित्र हो जाती। ऊ सहोदरा विचर्यु तो इनका देख बरे आई कि अकेली सूने घर माँ बैठी है और इनका किताबिन से फुर्सत नहीं बा। MA BA के विद्यार्थियों के सामने जब एक देहातीन बुढ़िया गुरु पर कर्तव्य उल्लंघन का ऐसा आरोप लगाने लगे तो बेचारे गुरु की सारी प्रतिष्ठा किरकिरी हो सकती थी। पर इस अनाचार को रोकने का कोई उपाय नहीं था। सुभद्रा जी के सामने न भक्तिन को डांटना संभव था न उसके कथन की उपेक्षा करना। बंगले में आकर देखती कि सुभद्रा जी रसोई घर में या बरामदे में भानमती का पिटारा खोले बैठी है और उनमें से अद्भुत वस्तुएं निकल रही हैं। छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियां, मिर्च का अचार, बासी पूरी, पेड़े, रंगीन चकला बेलन, चुटली, नीली सुनहली चूड़ियां आदि आदि सब कुछ मेरे लिए आया है। इस पर कौन विश्वास करेगा? पर वह आत्मीय उपहार मेरे निमित्त ही आता था। ऐसे भी अवसर आ जाते थे जब वे किसी कवि सम्मेलन में आते जाते प्रयाग उतर नहीं पाती थी और मुझे स्टेशन जाकर ही उनसे मिलना पड़ता था। ऐसी कुछ क्षणों की भेंट में भी एक दृश्य की अनेक आवृत्तियां होती रहती थीं। वे अपने थैले में 2 चमकीली चूड़ियां निकालकर हंसती हुई पूछती, पसंद है? मैंने तो 2 तुम्हारे लिए खरीदी थी, तुम पहनने में तोड़ डालोगी। लाओ अपना हाथ, मैं पहना देती हूँ। पहन लेने पर वे बच्चों के समान प्रसन्न हो उठती। हम दोनों जब साथ रहती तब बात 1 मिनट और हंसी 5 मिनट की अनुपात रहता था। उसी से प्राय किसी सभा समिति में जाने से पहले न हंसने का निर्णय करना पड़ता था। एक दूसरे की ओर बिना देखे गंभीर भाव से बैठे रहने की प्रतिज्ञा करके भी वहां पहुंचते ही एक न एक वस्तु या दृश्य सुभद्रा के कौतूहल मन को आकर्षित कर लेते और मुझे दिखाने के लिए वे चिकौटी तक काटने से नहीं चूकती। तब हमारी शोभा सदस्यता की जो स्थिति हो जाती थी उसका अनुमान सहज है। अनेक कवि सम्मेलनों में हमने साथ भाग लिया, पर जिस दिन मैंने अपने न जाने का निर्णय और उसका औचित्य उन्हें बता दिया, उस दिन से अंत तक कभी उन्होंने मेरे निश्चय के विरुद्ध कोई आग्रह नहीं किया। आर्थिक स्थितियां उन्हें ऐसे आमंत्रण स्वीकार करने के लिए विवश कर देती थीं, परंतु मेरा प्रश्न उठते ही वे रख देती थीं। मैं तो विवशता से जाती हूँ, पर महादेवी नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। साहित्य जगत में आज जिस सीमा तक व्यक्तिगत स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष है, उस सीमा तक तब नहीं था, यह सत्य है। पर एक दूसरे के साहित्य, चरित्र, स्वभाव संबंधी निंदा पुराण
तो सब युगों में नानी की कथा के समान लोकप्रियता पा लेता था। अपने किसी भी परिचित अपरिचित साहित्य साथी की त्रुटियों के प्रति सहिष्णु रहना और उसके गुणों के मूल्यांकन में उदारता से काम लेना सुभद्रा जी की निजी विशेषता थी। अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमाणित करने की दुर्बलता उनमें असंभव थी। वसंत पंचमी को पुष्पाभरण, आलोक वसना, धरती की छवि आंखों में भरकर सुभद्रा ने विदा ली। उनके लिए किसी अन्य विदा की कल्पना ही कठिन थी। आगे देखिए। एक बार बात करते करते मृत्यु की चर्चा चल पड़ी थी। मैंने कहा, मुझे तो उस लहर की सी मृत्यु चाहिए जो तट पर दूर तक आकर चुपचाप समुद्र में लौटकर समुद्र बन जाती है। सुभद्रा बोली, मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी एक समाधि हो जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहें, स्त्रियां गाती रहें और कोलाहल होता रहे। अब बताओ, तुम्हारी नाम धाम रहित लहर से यह आनंद अच्छा है या नहीं? उस दिन जब उनके पार्थिव अवशेष को त्रिवेणी ने अपने श्यामल उज्ज्वल अंचल में समेट लिया, तब नीलम फलक पर श्वेत चंदन से बने उस चित्र की रेखाओं में बहुत वर्षों पहले देखा एक किशोर मुख मुस्कुराता जान पड़ा। यहीं कहीं पर बिखर गई वह छिन्न विजय माला सी। ठीक है, अब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लिए। अब आइए इस चैप्टर को समझते हैं, आइए समझें। अंश 1, हमारे शैशवकालीन महत्व देने लगते हैं। अब देखिए, जो पूरा चैप्टर है ना, इसको बहुत सारे भागों में बांट के समझाया गया है, तो आइए अच्छे से सुनिए। आइए इस पाठ के पहले अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इस अंश में मुख्य रूप से 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या है? पहले प्रसंग देख लीजिए। इस गद्यांश में लेखिका और सुभद्रा कुमारी चौहान के स्नेह संबंध का वर्णन किया गया है। हमें जीवन में अनेक लोग मिलते हैं, उनमें से किसी का व्यक्तित्व, उनका जीवन संघर्ष, स्नेह संबंध हमें बहुत प्रभावित और आकर्षित करता है और वे हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। उस संबंध की रंग रेखाएं बहुत समय बिताने के बाद भी याद के रूप में स्पष्ट रहती हैं। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान का आत्मीय संबंध इसी श्रेणी का है। व्याख्या देखिए। हमारा समाज आर्थिक रूप से उपयोगी और सफल व्यक्ति को जीवन का एकमात्र आदर्श मानकर चलता है, अर्थात वह विषय अच्छा है जो रोजगार दिलाए, जीवन को आर्थिक रूप से सफल बनाए। उसी में विद्यार्थी और माता पिता अपने कर्तव्य की सार्थकता मानते हैं। इस चलन में अनेक बार विद्यार्थी की प्रतिभा को अनदेखा कर दिया जाता है। महादेवी ने स्पष्ट लिखा है कि उस समय गणित जैसे विषय में मन लगाने की अपेक्षा कविता लिखने की कितनी मुक्तापूर्ण काम समझा जाता था। उन्होंने लिखा है, जो तुकबंदी जैसे कार्य से बुद्धि की धार गोठिल कर रहा है, वह तो पूरी शक्ति से दुर्बल होने की मूर्खता करता है। अतः उसके लिए न सहानुभूति का प्रश्न उठता है न क्षमा का, किंतु इसके लिए महादेवी को सुभद्रा कुमारी से न सिर्फ प्रोत्साहन मिलता है, अपितु आगे चलकर दोनों पथ के साथी भी बनते हैं और कविता के क्षेत्र में अपने युग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। रूप और गुण का शब्द चित्र, रेखा चित्र विधा में शब्दों के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के बाह्य रूप और उसके गुण का वर्णन किया जाता है। यादें उस शब्द चित्र को जीवंतता प्रदान करती हैं।
प्रस्तुत संस्मरणात्मक रेखा चित्र में भी इसी शैली का अनुसरण किया गया है। लेखिका ने सुभद्रा कुमारी को असाधारण निश्चय वाला व्यक्तित्व बताते हुए उनके बाह्य रूप और आंतरिक गुण का वर्णन करते हुए लिखा है, मझौले कद तथा उस समय की देहती में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था जिसकी हम वीर गीतों की कवित्री में कल्पना करते हैं। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रिकुटियां, बड़ी और भावस्नता आंखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमाकर गढ़े हुए से ओंठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुल मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था, उसका पता तो तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित लक्ष्य के भीतर में कोई बाधा या उपस्थित होती थी। आइए देखते हैं रेखा चित्र क्या है। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। ठीक है, रेखा चित्र में कम से कम 2 शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति का एक शाब्दिक शब्द चित्र बनाया जाता है जिससे आंखों के सामने उस वस्तु, व्यक्ति का पूरा स्वरूप उपस्थित हो जाता है। इसमें शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत किया जाता है। यह अतीत से जुड़ा हो सकता है और वर्तमान से भी। लेखक द्वारा जिस पर रेखा चित्र लिखा जा रहा हो उसकी बारीकी से जांच परख की जाती है। लेखक का व्यक्तित्व प्राय अनुपस्थित रहता है, जबकि संस्मरण में लेखक की अनिवार्य उपस्थिति रहती है, क्योंकि संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है। आइए टिप्पणी देखिए। पाठ को पढ़ते समय आपके मन में यह जरूर आया होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिखने को इतना महत्व क्यों देती हैं। दरअसल कविता लिखना एक रचनात्मक कर्म है जो एक संवेदनशील प्राणी ही कर सकता है। समाज की कोई समस्या, कोई जरूरी बात जो समाज द्वारा प्राय नजरअंदाज कर दी जाती है, उसे एक रचनाकार की लेखनी से स्वर मिलता है। किसी रचना का सृजन कोई सामान्य बात नहीं है। सृजनात्मक क्षमता के बिना अनुभव को अभिव्यक्ति में बदलना मुश्किल काम है, जो बहुत अध्ययन और चिंतन की मांग करता है। इसलिए कविता लिखना महत्वपूर्ण और विशिष्ट काम है। अनेक रचनाएं अपने युग का चित्र प्रस्तुत करती हैं। लेखिका ने शैशवकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान वाक्यांश का प्रयोग किया है। यादों के माध्यम से अतीत और वर्तमान प्राय जुड़े होते हैं। अतीत के माध्यम से वर्तमान अधिक उपयोगी हो जाता है। पुरानी घटी घटनाएं, विचार वर्तमान को नए संदर्भ प्रदान करते हैं और भविष्य के लिए नए मूल्यों और आदर्शों को गढ़ते हैं। इसलिए लेखिका ने अतीत और वर्तमान को साथ साथ देखा है। कोई व्यक्ति किसी को व्यक्तिगत रुचि के आधार पर याद कर सकता है, किंतु रचनाकार की व्यक्तिगत रुचि प्राय उद्देश्यपरक होती है, इसलिए वह दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। महादेवी वर्मा ने प्रभावशाली ढंग से सुभद्रा कुमारी की जीवन, व्यक्तित्व और संघर्ष का वर्णन किया है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है। अंधिकार सिकुड़कर बैठी हुई वाक्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। चित्र विचित्र कॉपी और क्या तुम कविता लिखती हो, दिखाओ अपनी कॉपी जैसे वाक्यांश के माध्यम से भाषा को आत्मीय बनाने और आम बोलचाल के करीब लाने का काम किया गया है। सिर हिलाकर अस्वीकृति दी, जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गए थे, जैसे वाक्य प्रयोग मन के जटिल भाव को अभिव्यक्त करने में सफल रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप है। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स नोट्स ये सब आपको चाहिए तो 9051378712 ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व सैम्पल पेपर सब कुछ दे दिए जाएंगे। अब देखिए अंश 2 देखते हैं। वे अपने बचपन की से लेकर चमत्कारिक ढंग से उपस्थित किया। ठीक है, अलग अलग अंश में हम लोग ये चैप्टर को डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। आइए इस अंश की महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं और जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व के अनेक गुणों का वर्णन है। दृढ़ इच्छा शक्ति। सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। अपने लक्ष्य पथ पर निश्चय के साथ आगे बढ़ना और हंसते हंसते सब कुछ सहना उनके स्वभाव का प्रमुख गुण था। इसका उदाहरण उनकी बचपन की कहानी से मिलता है। कृष्ण को ढूंढने ग्वालों के साथ जंगल में गई बालिका सुभद्रा रात होने के बावजूद कृष्ण को ढूंढती रही। गोपी बनने की इच्छा लिए उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि घर लौटना है। लेखिका ने उसका वर्णन करते हुए लिखा है, उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कटीली झाड़ियों में कपड़े उलझकर फट गए, प्यास से कंठ सूख गया और पसीने पर धूल की परत जम गई, पर वह धुन वाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई। बाद में यही दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति निश्चय उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में स्थापित करती है। आगे राष्ट्रीय भावना। सुभद्रा कुमारी ने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बजाय राष्ट्र की आकांक्षाओं और जरूरतों को महत्व दिया और नववधु के रूप में पति की भांति स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। अनेक बार जेल भी गईं। उन्होंने घर की सुरक्षित सीमा के बजाय अधिक मुश्किल और कठिन मार्ग अपनाया। अपने लक्ष्य पर विश्वास और दृढ़ निश्चय के कारण छोटे बच्चों के साथ जेल के अंदर होने पर भी उनका मन संयत और धैर्यवान बना रहा। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जिस बलिदान की मांग कर रहा था, सुभद्रा कुमारी उसके लिए सदैव तत्पर रही। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनका मन न हारा, न ही उसे अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने कोई समझौता किया। सरल और सहज जीवन। सुभद्रा कुमारी के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई दुख और हीन भावना नहीं थी। उन्हें जो मिला वह उससे संतुष्ट थी। वह जिन हाथों से कोमल और ओज भरे छंद लिखती थी, उन्हीं हाथों से गोबर के कंडे पाथती थी, आंगन लीपती थी। उनके छोटे से अध बने घर में पेड़, सब्जियां, गाय बछड़े सब मौजूद थे, जिसे उन्होंने अपनी ममता के जादू से बांध रखा था। अनेक अभावों और कष्ट में वह मुस्कुराती हुई पारिवारिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाती रही। जीवन के प्रति आस्थावान। जीवन के प्रति ममता भरा विश्वास ही उनके जीवन और रचनाओं का प्राण है, जिसे वह अपनी रचनाओं में और जीवन में बार बार पाने का प्रयास करती रही हैं। अपने मीठे कड़वे अनुभवों के माध्यम से दूसरों के जीवन में मधु घोलने का कार्य करती रही। टिप्पणी देखिए। इन विशेषताओं के साथ साथ कुछ और पक्ष इस प्रकार हैं। अभाव और कष्ट व्यक्ति को तोड़ देते हैं। अनेक बार व्यक्ति अपनी परिस्थिति से हार कर समझौता कर लेता है और समझौते के माध्यम से परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, किंतु विपरीत स्थिति में जो अपने लक्ष्य के लिए सर्वस्व त्याग की भावना से आगे बढ़ता है, वही लोगों के लिए उदाहरण बनता है। सुभद्रा कुमारी ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने सुख और सुविधा का त्याग कर आंदोलन का रास्ता चुना। हीनता की भावना हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, हमें अनुदार और कटु बनाती है, हमारी रचनात्मकता को नष्ट करती है। इसके मूल
में अभाव का ही भाव है, किंतु जो मिला है उसे पर्याप्त समझकर उसका सार्थक उपयोग करते हुए जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वह सदैव सार्थक जीवन जीते हैं। सरल और प्रवाहमयी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। लकुटी, हटिया, तुलसी चौरा जैसे देशज शब्द, अनाहूत, क्षणिक, रण कंकण, उदात्त, वत्सला जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो गर्ल्स कॉलेज, जेल जीवन, ए और सी क्लास जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। तत्कालीन आम बोलचाल की भाषा की छाप सर्वत्र है। आइए आगे देखते हैं। अंश 3 देखिए। जब स्त्री का व्यक्तित्व से लेकर स्वयं सभा में सम्मिलित हुई। इस अंश में मुख्य रूप से उनके व्यक्तित्व के 3 पक्ष उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो आइए तीनों पक्ष हम लोग देखते हैं। उदार चेतना वाली सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्र चेतना से युक्त थी। उस समय जब स्त्री का व्यक्तित्व उसके पति से अलग नहीं माना जाता था, पति को केंद्र में रखकर ही उसका अस्तित्व परिभाषित किया जाता था, तब वे मनुष्य की आत्मा की स्वतंत्रता की बात करती थी। उन्होंने कहा, मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, फिर चाहे वह स्त्री शरीर के अंदर निवास करती हो चाहे पुरुष शरीर के अंदर। अर्थात स्त्री पुरुष के बजाय उन्होंने मनुष्य और स्वतंत्रता को अपनी रचनाओं का केंद्रीय विषय बनाया। बंधन को उन्होंने असंतोष और क्रांति का कारण माना है, फिर चाहे वे कितने अच्छे उद्देश्य से क्यों न तय किए गए हों। विचारों से आधुनिक सुभद्रा कुमारी की कथनी और करनी में विशेष अंतर नहीं है। उनका विद्रोह महज सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी उसका पालन किया गया। पुत्री के विवाह के अवसर पर परिवार के विरुद्ध जाकर अपनी जाति से अलग वर को स्वीकार किया। जाति प्रथा की संकीर्ण परंपरा को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मनुष्यता को महत्व दिया। यहाँ तक कि कन्यादान की प्रथा का भी विरोध इस आधार पर किया कि मनुष्य मनुष्य के अधिकार का दान कैसे हो सकता है। मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य को दान करने का अधिकार है? क्या विवाह उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? उस समय इस तरह की विचित्र लगने वाली बात कोई नहीं करता था। स्त्रियों के लिए तो यह और भी मुश्किल काम था, किंतु मनुष्यता के पक्ष में सुभद्रा कुमारी न सिर्फ ऐसा कहती थी, अपितु उसका अपने जीवन में अनुसरण भी करती थी। आगे देखिए। स्वाधीनता के प्रति नवीन दृष्टि। उन्होंने खुली आंखों से देश की स्वतंत्रता के सपने देखे थे, उसके लिए संघर्ष किया था। उनके लिए देश की स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों की गुलामी से ही मुक्ति नहीं थी, अपितु देश के अंदर प्रचलित अनेक बुराइयों जैसे जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव, धार्मिक वैमनस्यता इत्यादि से भी मुक्ति थी। तभी सही मायनों में व्यक्ति और देश स्वतंत्र कहा जा सकता है। गांधी जी के अस्थि विसर्जन के बाद संयोजित सभा में जब कोई 100 हरिजन महिलाओं को शामिल होने के लिए मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने इस अन्याय के विरोध में अपने साथियों के विरुद्ध ही संघर्ष छेड़ दिया और स्वयं तब उस सभा में सम्मिलित हुई जब उन महिलाओं को उनका हक दिला सके। लेखिका ने सुभद्रा कुमारी के बारे में ठीक ही लिखा है कि अनेक व्यक्तित्व और रचना में द्वैत नहीं था, न ही उनकी रचना और जीवन में मनुष्यता, विश्वास, साहस, स्वतंत्रता
आजीवन उनके मूल्य बने रहे। आइए टिप्पणी देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये अद्भुत विशेषताएं हमें आज भी महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। आइए उनके जीवन के पक्षों को और विस्तार से पढ़ते हैं। स्त्री पुरुष में शारीरिक अलगाव व्यक्ति द्वारा निर्धारित है, किंतु उनसे संबंधित नियम कानून समाज द्वारा बनाए जाते हैं। अतः उन नियमों कानूनों की समय समय पर जांच आवश्यक है। अगर कोई नियम स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो तो उस पर बात होनी चाहिए, सवाल उठाया जाना चाहिए और उसे परिवर्तित भी किया जाना चाहिए। मनुष्य के सारे हक पुरुष की तरह स्त्रियों को भी मिलने चाहिए। सुभद्रा कुमारी कहती हैं कि बंधन कितने भी उद्देश्य से, अच्छे उद्देश्य से क्यों न लगाए गए हों, है बंधन ही, और जहां बंधन है वहां असंतोष है तथा क्रांति है। किंतु यह समझना जरूरी है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक बार बंधन जरूरी भी होते हैं, किंतु वे तार्किक और मानवीय होने चाहिए। जो अमानवीय हैं, शोषण का यंत्र है, उनके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। सुभद्रा कुमारी का संघर्ष ऐसे ही अमानवीय नियमों से है। परंपरा का अर्थ है सौंपना, वह जरूरी बात जो एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सौंपती है, किंतु अनेक बार कुछ रूढ़ियां परंपरा के नाम पर प्रचलित हो जाती हैं और समाज उनके अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। किंतु ऐसी रूढ़ियों को अधर्म समझना और उससे संघर्ष करना आवश्यक है। वर्ग की जाति देखना, ऊंच नीच का भेदभाव इत्यादि ऐसी ही सामाजिक कमजोरियां हैं। महादेवी वर्मा अनेक बार दो विपरीत बातों को आमने सामने रखकर संदर्भ को और रोचक बनाती हैं, जैसे पत्नी की अनुगामिनी, अर्धांगिनी आदि विशेषताओं को अस्वीकार कर अपने पति लक्ष्मण सिंह जी को अभिन्न मित्र के रूप में श्रेष्ठ स्थान दिया। इसी प्रकार गद्य में लय का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ता है, जैसे स्त्री के व्यक्तित्व को कसकर चरचर इत्यादि। अजगर की कुंडली के समान जैसे वाक्यांशों के माध्यम से भाषा को मुहावरेदार भी बनाती चलती हैं। इस पाठ में ऐसे अनेक प्रयोग मिलते हैं जो शुद्ध साहित्यिक भाषा होने के बावजूद कथ्य को रोचक, प्रभावपूर्ण, समझने योग्य बनाते हैं। रचना हो या जीवन, उबाल और क्षणिक उत्तेजना उसे सही दिशा नहीं दे सकते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य और शांत चित्त होना आवश्यक है। ये विशेषताएं हमारे जीवन के लिए भी श्रेयस्कर और उपयोगी हैं। आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आपके समक्ष अनेक चुनौतियां आती होंगी। उनका सामना करने के लिए श्रेष्ठ विचार होने चाहिए। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हमें नई दिशा देता है। आइए अंश 4 देखेंगे हम लोग अब। ठीक है, एक एक करके पूरा पढ़ना है। ये आखिरी अंश है 7वीं और 5वीं कक्षा की से लेकर छिन्न विजय माला से। इस अंश के महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। आइए, पहली बात यह दिखाई देती है कि सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा के रिश्ते का आधार स्नेह और विश्वास है। सुभद्रा जिस अधिकार के साथ लेखिका का ख्याल रखती हैं, उसमें स्नेह है, विश्वास है, अधिकार का भाव है और साथीपन है। उम्र में बहुत बड़ी न होने के बावजूद सुभद्रा महादेवी के लिए कुछ न कुछ खाने का सामान, वस्त्र आदि ले जाना अपना दायित्व समझती है। लेखिका का ध्यान रखना उनकी आदत का हिस्सा बन गया था। मित्रता और बहिनापा की सीमाएं मिलकर एक हो गई हैं। दूसरी विशेषता यह प्रकट होती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान न गैर जरूरी बंधन स्वीकार करती थी, न ही अन्य किसी पर
अपना निर्णय थोपती थीं। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें काव्य सम्मेलनों में जाना पड़ता था, लेकिन जब महादेवी ने काव्य गोष्ठियों में शामिल न होने का निर्णय लिया तो उन्होंने उनके उस निर्णय का हमेशा सम्मान किया। इस बारे में किसी को लेखिका पर दबाव बनाने भी नहीं दिया। यह भी गौर मतलब है कि साहित्यकारों के प्रति सुभद्रा हमेशा सहिष्णु रहीं। जहां अवसर मिला उन लोगों की विशेषताओं को उदारता के साथ रेखांकित किया। अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमाणित करने का कार्य उन्होंने कभी नहीं किया। साथ ही जब तक वे जीवित रहीं उनका जीवन समाज को समर्पित था और मृत्यु के बाद भी वह इसी का हिस्सा बने रहने को तत्पर थी। इनकी इच्छा थी कि मैं मरने के बाद भी धरती से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मेरी समाधि पर रोज मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहें, स्त्रियां गाती रहें, शोरगुल होता रहे। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत भी जीवन का उल्लास और उत्सव चलता रहे। समाज उनकी सार्थकता की कसौटी है, जिसे अपने विचारों और कार्यों के द्वारा वे बार बार प्रमाणित करती हैं। आइए टिप्पणी देखते हैं। इन विशेषताओं को देखकर आप समझ गए होंगे कि महादेवी वर्मा ने बड़ी बारीकी से सुभद्रा कुमारी के जीवन के छोटे छोटे पक्षों को यहाँ उद्घाटित किया है। इनके माध्यम से निम्नलिखित तथ्य भी उभर कर आए हैं। क्या तथ्य हैं? हमें अपना निर्णय किसी पर थोपने के बजाय उसके निर्णय के कारण को समझना और सम्मान करना चाहिए और उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए। काव्य सम्मेलनों में न जाने के महादेवी के निर्णय का सुभद्रा न केवल सम्मान करती हैं अपितु उनके इस निर्णय के साथ खड़ी भी रहती हैं। स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी काम जन सामान्य करता है। सुभद्रा कुमारी ने इसी तरह के उदार और गरिमामय जीवन जिया। व्यक्ति की सार्थकता अकेले में नहीं अपितु समाज में ही सिद्ध होती है। समाज में किए गए आपके काम, आपके योगदान को समाज ही सराहता और उसका अनुकरण करता है। सुभद्रा मृत्यु के बाद भी जीवन का हिस्सा बने रहने में अपनी सार्थकता देखती हैं। आइए शिव सौंदर्य देखते हैं। इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में आम बोलचाल की साहित्यिक भाषा का उपयोग किया गया है। यह सरल साहित्यिक हिंदी भाषा है जिसमें बाल चाल में प्रचलित अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। महादेवी वर्मा का दौर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का है, इसलिए इस दौर में अधिकतम साहित्यकारों ने तत्सम भाषा का बहुत रचनात्मक प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा ने भी तत्सम भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम प्रधान भाषा का अर्थ है ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हों, जैसे तत्सम शब्द तेशव, कालीन, स्मृति, वार्धक्य, अन्वेषिका, कृश, नासिका, संग्रहित, क्षणिक, व्यापिनी, विश्व वंदय, विसर्जन, पुष्पाभरण, आलोकवसन, श्यामल, उज्ज्वल इत्यादि। तद्भव शब्द बहिन, लीपना, तरकारी, भींचना इत्यादि। अंग्रेजी शब्द डेस्क, कॉपी, गर्ल्स, कॉलेज इत्यादि। अरबी शब्द फारसी, फलक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रवाहमयता इस संस्मरणात्मक रेखाचित्र की एक अन्य विशेषता है। प्रभावमयता भाषा का वह गुण है जो किसी रचना को पठनीय देता है। किसी पाठ में यह गुण लोगों से जुड़ने वाले भाव और शब्दों के उपयुक्त चयन तथा उनके सटीक प्रयोग पर
निर्भर होता है। इस पाठ में तत्सम तद्भव के साथ विदेशी भाव के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी की कथा के साथ उनका इस प्रकार से प्रयोग किया है कि पाठ सहज रूप में संप्रेषणीय हो गया है। पाठक भाव और भाषा दोनों में सहज ही जुड़ जाता है। इस प्रयोग वैशिष्ट्य के कारण प्रस्तुत रेखाचित्र की भाषा में प्रवाह आ गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चित्रात्मक भाषा का ऐसा गुण है जिसमें कही गई बात दृश्य रूप में पाठक के सामने उपस्थित हो जाती है और पाठक उस कथा या जीवन को अपने सामने घटते हुए महसूस करता है। इस पाठ में भी ऐसे अनेक स्थल हैं, जैसे वह लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के झुंडों के साथ कीकर और बबुल से भरे जंगल में पहुंच गई। अरहर की दाल को तवे पर भूनकर बालिका को खिलाने आदि इत्यादि। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी इस पाठ में है। हालांकि मात्रा की दृष्टि से इस अलंकार का प्रयोग सीमित है। उदाहरण के लिए अंधिकार सिकुड़कर बैठी हुई तुकबंदियां। शैली आत्मीय है, जो स्मृति बिंबों को उभारने में समर्थ है, साथ ही अत्यंत आत्मीय ढंग से हम तक पहुंचती है और हमसे जुड़ती है। अपने और सुभद्रा कुमारी के संबंध को जिस असीम स्नेह के साथ लेखिका ने व्यक्त किया है, वह हमें गहरी आत्मीयता का अनुभव कराता है। लेखिका ने सुभद्रा कुमारी को याद करने के क्रम में साहित्य और कलाओं की प्रचलित पूर्वदीप्त शैली का प्रयोग किया है। इसे अंग्रेजी में फ्लैशबैक टेक्निक भी कहा जाता है। पूरे पाठ में महादेवी वर्मा स्वयं मौजूद रही हैं। इसमें जहां पाठ अधिक प्रामाणिक बना है, वहीं रेखा चित्र और संस्मरण की सीमाएं आपस में घुल मिल गई हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा योग्यता विस्तार देखेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो है महादेवी वर्मा जी का फोटो। ठीक है, आइए लेखिका परिचय, महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें साहित्य की दोनों विधाएं, रेखा चित्र और संस्मरण के तत्व शामिल हैं। इसमें सुभद्रा कुमारी के बाह्य आकार, चरित्र के की खास खास बातें का चित्रण किया गया है। इन बातों का शब्द चित्र स्मृति के आधार पर उकेरा गया है और इसमें संस्मरण लिखने वाली और जिस पर संस्मरण लिखा गया है, दोनों का व्यक्तित्व प्रकाशित हुआ है। संस्करण और रेखा चित्र साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, किंतु महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में दोनों को इस प्रकार पिरोया है कि दोनों एक अलग विधा प्रतीत होती हैं। उन्होंने अपनी बात में स्वीकार भी किया है कि मेरे संस्मरणों में रेखा चित्र भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसका स्पष्ट कारण मेरा रेखांकन प्रेम ही कहा जाएगा। अतीत में चलकर स्मृति की रेखाएं, पथ की साथी, मेरा परिवार जैसी कृतियों में उनके प्रमुख संस्मरणात्मक रेखा चित्र संकलित हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र यथार्थ जीवन की समझ प्रस्तुत करते हैं। उनके अधिकतर पात्र समाज के ऐसे तबके से आते हैं जिनके लिए अशिक्षा और गरीबी के कारण जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करना बड़ी चुनौती होती है, किंतु दैन्यता के साथ उसकी अदम्य जिजीविषा, संघर्ष और जीवन के प्रति उसका अनुराग उसे पाठकों की संवेदना का भागीदार बनाता है। महादेवी वर्मा ने जितने मनोयोग से सामान्य जन पर लिखा है, उतने ही मनोयोग से पशु पक्षी पर भी लिखा है, जो मेरा परिवार नामक पुस्तक में संग्रहित है। पथ के साथी संग्रह में उन साहित्यकारों का परिचय है जिनसे महादेवी वर्मा का घनिष्ठता थी।
इन संस्मरणों में संबंधित व्यक्तित्व से महादेवी के घनिष्ठ संबंधों की जानकारी तो मिलती है, साथ ही उनका राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में महत्व भी परिलक्षित होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान उनका ऐसा ही संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उन दोनों के आत्मीय संबंधों के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन से संबंधित विचारों और संघर्षों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, आइए सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। पति के साथ वे भी स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी और अनेक बार जेल गई और यातनाएं सही। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इनकी जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नाम से लिखी है। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह मुकुल सन 1930 में, त्रिधारा चुनी हुई कविताएं, कथा संग्रह बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में, सीधे सीधे चित्र 1947 में लिखे गए थे। अब ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स है, पाठांत प्रश्न, पाठगात प्रश्न, ये सब जितने भी होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ये सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे नोट्स वगैरह चाहिए तो बहुत सिंपल है, यहाँ जो नंबर है 9051378712, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको ये सब क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के क्लासेस अवेलेबल है, वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है।